नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं का 11वां पाठ जो है एक यात्रा यह भी। रामदास मिश्र नामक जो कि उनके लेखक रहे हैं, उनका समय देखे तो जन्म है सन 1924 में उनका जन्म हुआ था। हालांकि वो एक उच्च कोटि के और प्रथम कोटि के साहित्यकारों में उनकी गिनती है, वो हम कर सकते हैं। तो इसी तरह उनकी मुख्य बातें जो है, उनके द्वारा लिखी गई मुख्य जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर मैंने रखी हुई है। देखते कि उन्होंने उपन्यास में देखे तो ये दो उपन्यास लिखे हुए, जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, ये उनके दो प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा कविता संग्रहों में देखे तो बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, आम के पत्ते, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, वह उनकी क्या है कविता संग्रह। इनमें उनकी कविताएं हैं और संग्रहित की गई है। इसके अलावा इसमें देखे तो ये आम के पत्ते नामक जो उनका कविता संग्रह है, इसके लिए उसे व्यास सम्मान है वो मिला हुआ है। व्यास सम्मान है वो यह कविता संग्रह के कारण है उसे हासिल हुआ है। इसके बाद कहानी संग्रह में देखे तो कौन से हैं कि खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, वो उनके कहानी संग्रह रहे। तो मुख्य रूप से देखे तो साहित्य के उपन्यास है, कविता है और कहानी है। उन तीन भागों में उनका मुख्य रूप से जो हिस्सा है वो रहा हुआ है। इसी के ही साथ हम देखें तो उन्होंने इन सभी रचनाओं के जरिए एक तो है वो हिंदी अकादमी द्वारा शिखर सम्मान, कौन से हिंदी अकादमी, अकादमी यानी कि एकेडमी इंग्लिश में बोले तो उसके द्वारा शिखर सम्मान मिला है। इसके बाद भारत भारती है वो हिंदी संस्थान के द्वारा, हिंदी संस्थान के द्वारा उसे भारत भारती पुरस्कार मिला हुआ है। हिंदी अकादमी के द्वारा है वह उसे शिखर सम्मान मिला हुआ है। इसके अलावा आम के पत्ते उनकी रचना के लिए व्यास सम्मान मिला हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर अलग अलग उनके रचनाओं को लेकर उनकी प्रसिद्धि है वो दिखाई देती है। अब हम पाठ की बात करें कि एक यात्रा यह भी, जिसमें क्या है कि एक रिक्शे वाला जो होता है वो यात्रा करता है, तो उसके जीवन को लेकर है वो खास तौर पर उनका जो व्यक्तित्व है कि आमतौर पर जो देखे तो वो एक छोटा व्यक्ति कह सकते, सामान्य व्यक्ति, पर फिर भी उनके अंदर रहे हुए जो गुण है, उनका व्यक्तित्व है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है कि उन्होंने एक बेसहारा एक जो नारी है, स्त्री है, उनकी किस प्रकार रक्षा की। और इसके जरिए इस पाठ में, इस कहानी में हमें यही देखना है कि स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा और इसे लेकर आत्मीय पूर्ण संबंधों को कैसे है वो संजोया जाता है, कैसे हम सजा कर रखते हैं। उसी मूल बात को लेकर ये रिक्शा वाला मोहन नामक व्यक्ति होता है और उसे लेकर ये पूरी कहानी है वो बुनी गई है। विस्तार से हम देखेंगे, पर इनसे पहले यह सारे पॉइंट है वो आप एक बार नोट कर लो। तो इस तरह हम पाठ से शुरुआत करें तो पाठ के लिए क्या बताया गया है कि इनमें मुख्य पात्र है मोहन नामक जो ऑटो वाला है, उसी मुख्य पात्र को लेकर ये पूरी कहानी है वो दी गई है। शुरुआत है कहाँ से की गई है कि लेखक कहते हैं कि मैं यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी कि क्या होगा कि डरपोक, कि यात्रा से है वो डरते हैं। क्योंकि इनका कारण वो क्या बता दे कि एक तो है वो नए नए लोगों से पहचान होती है, कौन कैसा व्यक्ति हो, इनके कारण थोड़ा डर बना रहता है। और इसके अलावा एक कौन सी बात की कि ऑटो वाले जो होते हैं जो अनसंट किराया मांगते रहते हैं, कैसा भी किराया मांगते हैं जिनके कारण उसे परेशानी रहती है। तो उसे लेकर लेखक अपने आप को कहते हैं कि मैं यात्रा भीरू हूँ। पर इस बार है वो उसे कहाँ जाना पड़ा, ग्वालियर, एक डॉक्टर को दिखाने के लिए है वो ग्वालियर जाते हैं। और इस बार है वो उसकी पत्नी है वो साथ में थी, इनके कारण थोड़ी आश्वस्ति जो है वो बनी हुई थी, यानी कि पत्नी के रहते थोड़े कुछ जवाब है उससे भी मिल जाएंगे। तो इसके चलते वो वहां से निकलते हैं
और ग्वालियर पहुंचते पत्नी साथ में थी, और जैसे ही ऑटो वहाँ उतरे तो ऑटो वाले हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, और वो तो आगे आगे चलने लगे। वो तो वैसे भी ऑटो वाले से है वो बचना चाहते थे, तो इनके कहाँ आगे चुपचाप चले जाते। पर उसमें पीछे पीछे एक युवा सा दिखाई दे रहा ऑटो वाला है, नवयुवक, उनका पीछा कर रहा है, उनके पीछे पीछे चल रहा है। और फिर उन्होंने बोला कि साहब आप बाबूजी, बाबूजी कहते हुए वो उसे बुलाता है कि बाबूजी आखिर आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे और कोई ना कोई ऑटो तो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। इस प्रकार उनके आवाज में एक जिद और अलग प्रकार का आकर्षण है, उनकी अलग एक आवाज सुनाई दी, जिनके कारण लेखक को लगा कि चलो इसकी बात है वो ठीक है, और फिर वो उसे स्वीकृति दे देते। यानी कि लेखक जो ऑटो वाले की लेखक से जो मुलाकात होती है उनके कारण वो स्वीकृति देते, उनके ऑटो में बैठते हैं, और जहाँ डॉक्टर का क्लिनिक था उनका पता देते ही वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और जैसे ही क्लिनिक पर गए उतरे, उन्होंने कहे हुए वांछित पैसे जो है, वांछित यानी कि उन्होंने मांगे हुए कहे हुए वो पैसे देकर वो क्लिनिक की ओर जाता है, कॉल बेल बजाता है, देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं होता है, और एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें लिखा था कि डॉक्टर ने क्लिनिक बदल दिया है, और दूसरी जगह का एड्रेस है वो दिया था। तो ऑटो वाला अभी तक वहाँ ही था, उसी ऑटो में बैठ कर वो कहाँ पहुँचते, सीधा ही जो दूसरा क्लिनिक जहाँ पर बनाए गए थे वहाँ वहाँ जाते वो लोग। और फिर पता चला वहाँ उतरते ही पैसे देने के लिए कहा लेखक ने कि आपके कितना किराया होता है ले लीजिए। तो कहते हैं कि वैसे भी डॉक्टर के क्लिनिक से यहाँ का ये अतिरिक्त हो गया है, ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप जो चाहे वो दे दो। फिर कहते हैं जाते वक्त कि अब तुम चले जाओ, हमें तो आने में देर हो जाएगी। इतना कहते हुए लेखक और उनकी पत्नी है वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, और ऑटो वाला बिना कुछ बोले है वो वहीं रहता है। वो जाते हैं, अपना जो कुछ इलाज है वो करवाते हैं, और उतने में कुछ घंटा भर सा समय है वो लग जाता है। और फिर भी जब वो वापस आकर देखा तो ऑटो वाला अभी तक वहीं खड़ा था। तो वहीं से भी लेखक के मन में वो ऑटो वाला है कुछ विशेष लगने लगा कि आमतौर पर देखें हम तो कोई भी ऑटो वाला हो तो अपना किराया मिल जाए, जहां उसे पहुंचा दिया जाए, फिर है वो चले जाते, पर ये तो वहीं पर ही रुका, घंटा हो गया फिर भी। तो इसके चलते वो ऑटो वाला उसके मन में और घर कर गया। फिर कहा कि चलो आपको अब कहाँ जाना है, मैं वहां पर है आपको छोड़ देता हूँ। और इस तरह वह जहाँ होटल जाना था उस होटल का नाम दिया, ऑटो वाले ने है उस होटल की ओर ऑटो लिया और होटल तक पहुंचा दिया। तो रास्ते में भी अच्छी खासी बातें करते रहे। फिर ऑटो से उतरते वक्त जब पूछा कि अब कहाँ ले जाऊँ, फिर कब आओ, ऑटो वाला है क्या कहता है कि मैं वापस है वो कब आऊँ, क्योंकि वो कह रहा था, लेखक कह रहे थे कि क्यों, यानी फिर कब आऊँ, यानी कि तुम यहाँ आए हो तो कहीं ना कहीं घूमोगे फिरोगे कहीं जाओगे ही, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि हाँ, पर आज तो हम थके हुए हैं, आराम करेंगे और कल शताब्दी से जाने वाले हैं, इसलिए ज़रूरत होगी तब तुम्हें बुला लेंगे। तो ठीक है, ये लीजिए मेरा फ़ोन नंबर है, ज़रूरत पड़े तब मुझे बुलाना है। तो कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, पर आपका नाम तो बताया नहीं। तब जाके ऑटो वाला कहता है कि मेरा नाम मोहन है। तो कहता है कि मोहन अच्छा नाम है। इस तरह ये होटल के पास है उनका विशेष रूप से परिचय मिलता है, और ऑटो वाला जो है अपना नाम फ़ोन नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन जब है वो ऑटो वाले का कार्य शुरू होता है, घूमने का कार्य शुरू होता है, ऑटो वाले को बुलाया जाता है, और वो तो वहाँ का ही रहने वाला है, इसलिए कई जगह पर वो घुमाता रहता है। उसके बीच वो लेखक को है वो बाबूजी कहता था, क्या बाबूजी, और उसकी पत्नी है उसे क्या कहता था, अम्मा। बाबूजी और अम्मा कहते हुए लेखक और उसकी पत्नी को है वो बुलाया करता था। तो साथ में तो घुमा फिरा कर अंत में वापस होटल पर लाते हैं, और होटल पर लेखक और उनकी पत्नी चाय पीने के लिए कमरे में जाते हैं, और ऑटो वालों को भी बुलाता है कि चलो मोहन तुम भी चलो हमारे साथ चाय पी लो। पहले तो मना करता है, पर फिर कहने पर है वो जाता है। और जब पत्नी ने पूछा कि लेखक की पत्नी है, वो ऑटो वाले से पूछती है कि तुम ग्वालियर के हो,
तब बताता है कि नहीं अम्मा, मैं ग्वालियर का तो नहीं हूँ, मैं मूलतः आगरा का हूँ। मोहन है वो कहाँ का था? आगरा का था। और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। क्या बताया अपने परिचय में? कि मेरे माँ बाप जो है वो बचपन में ही गुजर चुके थे, कि वो जब छोटा था तब उनके माँ बाप है वो गुजर चुके थे, जिनके कारण है वो उनके भाई ने परवरिश की। उनका जो भाई है, जो कौन था, एक वकील का काम करता था, उनका पेशा जो है वो कारोबार है, वकील से जुड़ा हुआ था, और उन्हीं से उनकी परवरिश हुई। और मोहन कहता है कि वो खुद है वो बीए पास है, उन्होंने बीए किया हुआ है, और अब है वो कोई नौकरी की तलाश में है। क्या है कि एक तो बचपन से ही माँ बाप गुजर गए थे, भाई से जो कि वकील था परवरिश हुई थी, वो बीए पास करते हुए नौकरी की तलाश में था। पर ग्वालियर में तो उसे नौकरी है वो मिल सकती थी, पर उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है वो जुड़ी हुई, वही घटना है वो इस कहानी की मुख्य है, वो भी देखेंगे। पर उतना सा परिचय देते हैं और कहता है कि मैं नौकरी की खोज ही कर रहा था कि, और वहाँ से वो थोड़ा अटक जाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए एक चुप्पी सी छा जाती है, और फिर वो अपनी बात है वो शुरू करता है। वो भी देखते हैं, पर उनसे पहले ये थोड़े से पॉइंट है वो आप नोट डाउन करो। तो इस तरह मोहन जो है उनके बारे में हमने देखा कि सबसे पहले लेखक यात्रा पर जाते ग्वालियर डॉक्टर को मिलते हैं, ये मोहन नामक ऑटो वाला मिलता है, और उसे लेकर वो बहुत ही आकर्षित होते हैं। इसके साथ होटल तक आता है, होटल में चाय पीने के लिए बुलाते हैं, बातचीत होती है, अच्छा व्यक्ति जान पड़ता है। अभी तक बातचीत जो है वो चल रही होती, कहाँ पर पहुंची है कि वो ग्वालियर में ही था, बीए पास था, वो नौकरी की तलाश में था, और उसी वक्त है क्या घटना हुई कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन उनकी परिचित सी एक लड़की जो है वो बदहवास सी घिघियाती हुई, यानी कि एक अलग तरह से अपने शरीर को लेकर और डरी हुई सी घिघियाती हुई सी मोहन को आकर बोलती है कि मोहन मुझे बचा लो, क्योंकि मेरे माँ बाप है मुझे एक अधेड़ के साथ, अधेड़ यानी कि एक थोड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ है, वो मेरा विवाह करा रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं मर जाऊंगी, कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, पर इस खुशट आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी। और मोहन है वह घबरा जाता है, असमंजस में आ जाता है कि अब क्या किया जाए, परिचित लड़की भी है, अकेले कैसे छोड़ दिया जाए। फिर अंत में थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसे लगा कि चलो इसे स्टेशन ले जाना चाहिए, और इसके कारण वो कहाँ उसे पुलिस स्टेशन है वो ले जाता है। वहाँ जाकर थानेदार से सारी हकीकत बयां करता है, सारी बात करता है। थानेदार को भी लगा कि यदि चाहो तो इनकी एफआईआर लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट रिपोर्ट, तो वो भी एफआईआर लेकर माँ बाप को हवालात में भी बंद कर सकते चाहे तो। वो कहता है पर ये ठीक नहीं है, इसके बाद इस लड़की का क्या होगा। थानेदार ऐसा मानवीय होने के कारण है वो बात कुछ और करना चाहता है, कुछ और रास्ता निकालना चाहता है। और थोड़ी देर चुप्पी के बाद वो अचानक है मोहन से पूछता है कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो मोहन ने ना में सिर हिलाया। तो अचानक उन्होंने कहा कि तो तुम इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मोहन तो पहले चुप रहा, फिर कहा कि इसे तो पूछो पहले। तो उस लड़की को पूछा गया कि तुम इससे शादी करने के लिए तैयार? तब वो भी स्वीकृति में हाँ ऐसे सिर हिलाती है। और फिर मोहन कहता है कि शादी तो कर लो, पर फिर है वो बात वहीं पर रुक जाती है। अब लेकिन क्या? थानेदार पूछता है। तो कहते हैं कि मेरे मोहन से इस थानेदार का जो प्रस्ताव रखा तो मोहन ने हाँ तो कर दिया। फिर कहा उन्होंने कि मेरी भाभी जो है उन्होंने अपनी बहन से मेरी शादी की बात की थी और तय भी हो गई है। फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या? तो क्या मैं शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि उससे तो कोई भी व्यक्ति शादी कर लेगा, तैयार हो जाएगा, पर यह लड़की कहाँ जाएगी, इनसे कौन शादी करेगा। इसलिए ये लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, तो इससे शादी करने में कुछ अर्ज नहीं है।
तो तैयार हो जाता है। और इसके बाद भी उसे एक प्रश्न रहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर लेकिन आता है। थानेदार कहता है कि अब लेकिन क्या? तो कहते हैं कि इसे मैं घर भी नहीं ले जा सकता, तो भाई भाभी है नाराज होंगे, बिना पूछे ये लड़की को ले आना। इसके अलावा लड़की को ले जाए तो माँ बाप है, भगा ले जाने का एक आरोप है, केस है, वो थोप देंगे। इसके अलावा कहा कि यदि माँ बाप के पास जो है भेजे तो वो है उसको कहीं और भेज देंगे। तो कई प्रकार के प्रश्न को लेकर अंत में मुश्किल होती है। थानेदार को ये बात जब बोली जाती है तो थानेदार है उनका एक रास्ता निकालता है, कहता है कि चलो तो हम ऐसा करते हैं कि इसे कुछ दिनों के लिए यह मोहन ने जो समस्या सुलझाई, यानी कि क्या वो रहेगा कि उनसे बात करते हुए, तो इस तरह मोहन जो है और थानेदार है दोनों मिलकर ये पूरी समस्या है उनका उकेल लाते। थानेदार कहते कि इसे मैं कुछ दिनों के लिए नारी निकेतन गृह में रखवा देता हूँ और इसके साथ साथ इसके माँ बाप के खिलाफ भी एक शिकायत है और लिखवा लेता हूँ, ताकि कोई आरोप भी ना रहे। और ऐसे इस समस्या का हल है वो निकाला गया। पर थानेदार जो है वो भी एक कवि था और साथ में एक मानवीय व्यक्ति भी, क्योंकि इस तरह से कोई मदद है वो नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर लिख कर उसे छोड़ दिया जाता, पर इतनी मदद की, लड़की के बारे में सोचा, वो कोई सामान्य काम नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं। तो वो मानवीय था और कविताएं भी लिखता था और कवि सम्मेलनों में भी उनकी कविताएं है वो पढ़ी जाती थी। तो इस तरह यह कवि भी हुआ करता था और मानो उनके लिए तो ये कोई मसीहा हो, ऐसा मोहन को लगता है। और इस तरह बात है वो आगे बढ़ती है। पर इनसे पहले मैं आगे कुछ कहूँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह है जो मोहन है वो बातें करता होता है, लेखक और उनकी पत्नी है सुन रहे होते और इस तरह तो कहने लगे कि यह मसीहा तो कोई ना कोई होता ही है। तो फिर हुआ क्या? तो मोहन कहने लगा कि मेरे भाई भाभी है, मेरे इस कारण को लेकर, इस घटना को लेकर खफा हो जाते हैं और मुझे घर से निकाल देते। एक तो मैंने उनकी साली से विवाह न किया और दूसरा की जो लड़की ले आए बिना पूछे और दूसरी जाति की, जिनके कारण निकाल दिया। तो फिर आप ग्वालियर आ गए, लेखक ने कहा। तो कि हाँ बाबूजी, हाँ, और ग्वालियर में तो कहीं नौकरी, आगरा में तो कहीं नौकरी रखी न थी, इसलिए ग्वालियर से आगरा आ गया और यहाँ रहकर है। और मैं इस तरह कहता है कि मैं घर से निकल जाता हूँ, यहाँ नौकरी न थी, इनके कारण फिर ऑटो का दामन थाम लिया और अब जो है उसी से ही चला रहा होगा। और यह सब सुनकर है मानो लेखक तो है वो उनसे और आकर्षित हो जाते। पहले से भी अच्छा व्यक्ति लग रहा था, आकर्षित किया था, इस कहानी के चलते अपनी ओर और खींच लेता है। और फिर कहने लगे कि बड़े बड़े लोग हैं, नेता है, वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेख लेते रहे, लिखते रहते, कविताएं लिखते, पर वो अपने अंदर नहीं उतारते। पर आप तो एक सामान्य व्यक्ति होकर तुमने तो यह अपने व्यवहार में उतारा, एक नारी की सम्मान पूर्वक रक्षा की। तो कहते हैं कि वो तो ठीक है, मैंने तो उसे एक बार उतारा है, पर उन्होंने फिर तो मुझे बार बार अपने जीवन में संकटों से है वो उबारती रहती है। तो इस तरह उनका मोहन भी अच्छा व्यक्ति लगा। और फिर अब है यह कहानी से मोहन उन पर और छा जाता है, घर कर लेता है। अब जाने का वक्त हो गया था, इसलिए लेखक कहते चलो अब हमें स्टेशन चलना चाहिए। ऑटो लेकर स्टेशन तक पहुंचा देता है और ऑटो से उतरते ही लेखक है वो 500 रुपया का नोट देते हैं और कहते हैं कि ले लीजिए। तो कहते हैं कि नहीं आप रखो और मुझे नहीं लेने हैं। तो कहता है कि ऐसे ही थोड़ी ना दे रहा हूँ, ये आपका पारिश्रमिक है, नहीं मेरे लिए जो परिश्रम किया उसके लिए है। तो कहते हैं कि नहीं, कल से मुझे माँ बाप की तरह आपका एक साथ मिला, एहसास मिला, जिनके कारण ये पैसे है वो नहीं चाहिए मुझे। तो कहते हैं कि यदि तुम मुझे अपने माँ बाप की तरह समझते हो तो मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, इसलिए कहते हैं कि ये रख लो। तो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए लेखक है 500 लेकर, जो ऑटो वाला है वो 500 लेकर है, उसके बदले में 300 है वो वापस करता है कि इतना ठीक है। तो कहते हैं और
यह 300 वापस देते हुए लेखक को कहता है कि बाबूजी, आपके पास मेरे फ़ोन नंबर है, मेरे पास आपके फ़ोन नंबर है, तो अब जब भी कभी यहाँ आइएगा तो मुझे बुला लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो कहता है कि हाँ वो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, वो तुम्हें माननी होगी। लेखक ने अपनी शर्त रखी तो बोलता है कि क्या है? तो कहते हैं कि ये 500 रुपये है, वो तुम्हें रखने होंगे। अब ऑटो वाले के पास कोई और चारा बचा न था, जिनके कारण उन्होंने 300 रुपये वापस जेब में रख दिए। तो इस तरह है, वो मन में कहता जा रहा था कि ये भी आपने क्या शर्त रख दी। और फिर दोनों है वहाँ से अलग होते हैं, लेखक और उनकी पत्नी है, तो स्टेशन की ओर जाते हैं, ऑटो वाला वहीं खड़ा होता है और साथ में जाते जाते कहता है कि मैंने आपका नाम तो पूछा भी नहीं। तो कहते हैं कि मेरा नाम है वो सत्यकेतु। लेखक अपना नाम क्या बताता है? सत्यकेतु। और पत्नी का नाम क्या बताता है? कामना। कि मेरा नाम सत्यकेतु है और पत्नी है वो कामना। इस तरह वो चले जाते हैं और मोहन है मानो आंखों में अपनापन लिए हुए उस दोनों व्यक्ति को निहारता रहता है, देखता रहता है। तो कहानी यहाँ तक दी गई, इस तरह की कहानी। और इसके चलते मोहन एक सामान्य रिक्शे वाला, सामान्य व्यक्ति होते हुए भी जिस प्रकार यह नारी की रक्षा करता है, स्त्री सुरक्षा को लेकर जितना वो जागृत है, वो यदि हर कोई व्यक्ति हो तो हमारे समाज में से कई समस्याएं हैं वो हल हो सकती है। तो यही कुछ उद्देश्य को लेकर पूरी कहानी यहाँ पर दी गई है। इनमें दिए गए स्वाध्याय के प्रत्येक प्रश्न जो है वो भी आप देख लीजिए, पूरा पाठ शब्द से पढ़ लीजिए और उनको होमवर्क के तौर पर है, सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। धन्यवाद।